बेरुखसत, बेपरवाह, बेउम्मीद बैठे हैं। बेरुखसत, बेपरवाह, बेउम्मीद बैठे हैं। आओ चलते हैं साथ मिलकर, बनाते हैं एक नया मुकाम। ऐसा क्या हुआ है यार जो ना उम्मीद बैठे हैं? उम्मीदों को जीवित रखें, उम्मीदों को जिंदा रखें, इसके बाद बोलें अभी जिंदा हैं हम। हौसला बनाए रखें और यही हौसला, यही आपका हौसला, यही आपकी ताकत आपको एक दिन आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी ज़रूर जहां आप जाना चाहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर हम मुखातिब हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में आपको जोड़ रहे हैं। एक ऐसा समागम लाए हैं जो वाकई में आपको भाव विभोर तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके जहन में समा जाएगा। देखिएगा तो हम लोग जहां वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण कंटेंट में अब मुखातिब हो रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये उसका पार्ट नंबर 5 है, एपिसोड नंबर 5 है। इतना बताने के लिए काफ़ी है कि आपने मेरे 4 अनवरत एपिसोड देख रखे हैं। जी हाँ, इसके 4 एपिसोड आपके सामने आ चुके हैं। आप उन्हें क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करें, क्योंकि हमने आपको हमेशा बार बार ये बताने का, ये समझाने का, ये सुझाव देने का प्रयास किया है कि आप क्रमबद्ध तरीका जरूर अपनाएं। इससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ को समझने में सुगमता। जी हाँ, तो वायुमंडल पार्ट 5 लेकर के हाजिर हैं समताप मंडल। रिकैप आपको देते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से मार्शल और निकोलेट साहब ने, जो आज मुखातिब हैं वो थोड़ा सा रिकैप लें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरीके से मार्शल और निकोलेट साहब ने हमारे वायुमंडल को 2 महत्वपूर्ण मंडल होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर में, यानी सममंडल और विषममंडल में विभाजन किया हुआ है। सममंडल के अंतर्गत क्रमशः ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर को रखा गया, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और फिर इसके बाद आपका मध्य मंडल मुखातिब रहा। जी हाँ, इसके ठीक बाद जहाँ विषम मंडल की बात हुई, जहाँ विषम मंडल की यानी हेट्रोस्फीयर की बात हुई मार्शल और निकोलेट साहब के अनुसार, तो उस जगह पर जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आयन मंडल की, यानी आयनोस्फीयर की, यानी आयनोस्फीयर, और इसी के ठीक बाद हमने देखा था इक्जोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। तो आयन मंडल और बहिर्मंडल ये विषम मंडल के अंतर्गत आएंगे, और बाकी ये जो 3 मंडल थे ये आपके सममंडल के अंतर्गत आए हैं। ये आपके रिकैप थे, ये आपने पिछले एपिसोड में देख रखा है। ठीक पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आंधी तूफान कहाँ आते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। पिछले एपिसोड में आपने देखा किसे परिवर्तनशील मंडल कहा जाता है, किसे विक्षोभ मंडल कहा जाता है। ये सारे नामकरण आपके सामने आए, इसलिए पिछला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, जरूर देखें। इससे आपके लिंक जुड़े होते हैं और वो तार जुड़े होते हैं। जी हाँ, तो अब समताप मंडल में आपका सामना होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर ये जो है समताप मंडल जो है, इससे संबंधित क्या प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैंने कहा उम्मीदों को जिंदा रखें। उम्मीद हमेशा जीवित होनी चाहिए, हौसला हमेशा बना होना चाहिए, तब हम किसी काम को संपादित कर सकते हैं। करना तो हम बहुत से काम को संपादन करते ही आए हैं, हम कहाँ हार मानते हैं। लेकिन फिर भी होता क्या है कि हम लोग लड़ते लड़ते, वर्क करते करते फिर भी विफलता की तनिक सी परछाई हम पे जरूर पड़ जाती है। ये चीज़, ये चूक, ये कमी नहीं होनी चाहिए। देखना जरा, तो समताप मंडल जहाँ मैं लैस हूँ तमाम प्रकार के क्वेश्चनों से आपको भी अवगत कराता हूँ। देखना, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोला है, इसकी खोज किसने की? तो खोजकर्ता का नाम सबसे पहले टीजरेंट डीबोल्ट, ये महोदय हैं, इन्होंने इसकी खोज की। जी हाँ, आप हमारे जहन में रहेंगे, आपसे मुलाकात तो अब हो रही है और अब हम आपको भूलेंगे नहीं। ऐसा ही अभिलाषा होना चाहिए। ये मान के चलें, जिस तरीके से आप किसी नए व्यक्ति से मुखातिब होते हैं ना, होता क्या है कि हम लोग जब कभी कभार किसी अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी से या किसी ऐसी विचारधारा, हम तो काल्पनिक लोग हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि ओ हो ये तो बड़ा ही खूबसूरत लम्हा है, और उससे हम अपने आप को इस कदर जोड़ लेते हैं। ऐसे ही इस भी चीज़ को अभी इस टाइम
सारी भावनाओं को निकालकर, सारी संवेदनाओं को दिल से हटाकर, सारी संवेदनाओं को अपने मस्तिष्क से हटा के याद कर लो, टीजरेंट डी बोट। टीजरेंट डी बोट साहब ने काम किया, समताप मंडल की खोज कर डाली। इनके अनुसार समताप मंडल की ऊंचाई कितनी रही, क्या रहा, ये सारे फार्मूले आपके सामने मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि कुछ इस तरीके का एक फार्मूला मैंने आपके सामने सेट किया था, उसको मैं पुनः बगैर लाए मानूंगा नहीं। ये आपकी पृथ्वी थी, इसके ठीक ऊपर मैंने क्षोभ मंडल, इसके बाद आपका समताप मंडल, इसके बाद आपका मध्य मंडल, इसके बाद आपका आयन मंडल, इसके बाद आपका वहिर मंडल, ये सारी बात कर रखा था। तो जहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई हम लोगों ने 18 किलोमीटर के आसपास माना था, जहाँ से ध्रुवों से इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई को हमने 8 किलोमीटर दर्शाया था, पिछला एपिसोड आपसे ये जरूर बताएगा। इसके ठीक बाद इसी की औसत ऊंचाई हम लोगों ने 12 से 13 किलोमीटर बताया था। ध्यान दें, ये तीन प्रकार के उत्तर इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों प्रकार के उत्तर अलग अलग दृष्टिकोण में हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछते रहे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है, ठंडी में कम हो जाती है, इससे भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, इस बात को भी ध्यान रखें। इसलिए चीज़ों को जब समझेंगे तो आप उस बात को बखूबी समझ सकते हैं, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। देखना ना भूलिए ना पार्ट 4 एपिसोड, सारी बातें वहाँ क्लियर है। अब उन चीज़ों को यहाँ जोड़ना तो इस एपिसोड का मजा किरकिरा करना होगा। देखिएगा, तो हम लोग समताप मंडल में ही बने रहे। ये एक फिगर इसलिए दिया क्योंकि ऐसा फिगर आपको मिला पार्ट 4 में। होता क्या है, यहाँ से इस धरातल से, हमारी पृथ्वी से, हमारी वसुंधरा से, हमारी धरती माँ से इस समताप मंडल की संपूर्ण ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। इसके ठीक बाद मैं किसी दूसरे मंडल की बात करने आया भी नहीं हूँ अभी फिलहाल। तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई है हमारे समताप मंडल की। कहाँ से? हमारी धरा, हमारी पृथ्वी से। तो हम नोट कर सकते हैं इस बात को, धरातल से ऊंचाई किसकी बात हो रही भाई? हमारे समताप मंडल की। ऊंचाई लिखा हो या मोटाई लिखा हो, घबराइएगा नहीं। मोटाई का मतलब वही वो दायरा पूछ रहे हैं। तो धरातल से ऊंचाई या धरातल से मोटाई की बात हो हमारे समताप मंडल की, जी हाँ, तो आपके जवाब होने चाहिए 50 किलोमीटर। जी, ये कोई कसम नहीं खाई गई है, ये बात ध्यान देना। ये एक औसत दर्जा होता है जिसके अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, वैज्ञानिक मत के अनुसार ये बात स्वीकारी गई, ये बात मानी गई कि हमें इतना ही दायरा बना लेना चाहिए। तो हम लोग मस्तिष्क में बना रहे हैं, ध्यान देना। ये फिक्सचर आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए, ना कि केवल नोटबुक पे। तो 50 किलोमीटर होना चाहिए। आगे देखिए, एग्जामिनर बहुत ही चालाक हैं, उन्होंने कहा ना ना ना, थोड़ा सा अलग करो, भूमध्य रेखा से पूछो जरा। तो भूमध्य रेखा से जब ऊंचाई पूछी गई तो लोगों ने अपने जवाब बदलने शुरू किए, लेकिन मैं नहीं बदलने वाला हूं, आप भी नहीं बदलेंगे। भूमध्य रेखा से भी अगर ऊंचाई पूछी गई समताप मंडल की, तो भी आपके जवाब 50 किलोमीटर ही होने चाहिए। कितने? 50 किलोमीटर। याद हो गया ना? अब देखना जरा, हम बात करें, अगर हम बात करें ध्रुवों से, अब मामला बदलेगा। ध्रुवों से अगर ऊंचाई पूछी जाती या मोटाई पूछी जाती है तो यही परिवर्तनशील हो जाए, यानी बदल जाएगा। ये ध्रुवों से ऊंचाई कम हो जाएगी 40 किलोमीटर के आसपास। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण आप समझें, ध्यान से सुनेंगे तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। हमने आपसे कहा कि ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, तो जब ये दायरा घटेगा तो इसका मतलब यह भी दायरा घटेगा। क्लियर है ना? क्योंकि ध्रुवों पर उतना ज्यादा वायुमंडल नहीं होगा जितना हमारे भूमध्य रेखा पर वायुमंडल होगा। ध्रुवों पर उतनी ज्यादा परिवर्तनशील वातावरण नहीं होंगे जितना हमारे भूमध्य रेखा पर होंगे। कब आप सुनते हैं कि ध्रुवों पर झमाझम बारिश हो रही है? कब आपने सुना कि हमारे हिंदी फिल्मकार, हमारे हिंदी संगीतकार ध्रुवों पर जाकर के गाना गा रहे हैं? कब आपने सुना कि हमारी तरह वहाँ भी ऐसे ही हम आपके तरह स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं? हमने तो बस इतना जाना कि 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन होते हैं। बचपन में ये जाना कि कुंभकर्ण लंबा सोता था, देखा हमने कुछ नहीं। लेकिन चीज़ों को समझना है हमें, हम वो चीज़ तैयार हैं हमें, क्योंकि अब एग्जाम देना है, हम अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हमें प्रश्नों की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैं इसकी बात करूंगा और बनाए रखूंगा। ध्रुवों से देखना, अब अगर हम ये बात करें कि ध्रुवों से ये हो गया, लेकिन एग्जामिनर अभी भी आपकी बारीकियों को समझता है। अब वो कहेगा ना, देखना, ये 18 किलोमीटर का दायरा है क्षोभ मंडल का, यानी ये क्षोभ मंडल की सीमा है। क्षोभ मंडल सीमा, क्षोभ मंडल सीमा, इसकी भी बात करेंगे क्योंकि करना जरूरी है। इसे ही हम ट्रोपोपाज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज।
और ये जो है, ये जो दायरा है, ये समताप मंडल की सीमा है। कौन सी सीमा? समताप सीमा, जिसे हम स्ट्रेटोपाज कहते हैं। स्ट्रेटोपाज कहते हैं। यानी एक मंडल की जहां समाप्ति हो रही होगी, जहां इस मंडल का दायरा, अब ये मान लिया गया कि अब ये मंडल यहां से ज्यादा आगे दूसरे मंडल में बहुत ज्यादा अंतर है, तो पक्की बात है इसी दृष्टिकोण से ये इसकी निर्धारित सीमाएं हो जाएंगी। ये सीमा हो गया। तो क्षोभ मंडल की सीमा से यहां से पूछेगा एग्जामिनर, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, यानी मोटाई कितनी है। अब आप बड़े समझदार हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, घटा लीजिए। 50 से 18 माइनस करेंगे तो 32 किलोमीटर आएगा ना, इसीलिए ये जवाब चेंज होगा। अब क्षोभ मंडल से ऊंचाई या मोटाई कितनी होगी, तो आपके जवाब 32 किलोमीटर के आसपास रहने चाहिए। इस जगह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर हम बात करें तो ध्रुवों से तो आपको पता ही चल गया, सारी बातें आपके सामने क्लियर करके मैंने रख दिया है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामला होगा। अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, अगर बात होगी कभी भी औसत ऊंचाई या इसकी मोटाई जब भी पूछी जाए, तो हमेशा ये ध्यान देना 20 से लगाकर 22 किलोमीटर के आसपास इसका दायरा मान लिया जाएगा, ये इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। कोई डाउट अब आपको यहाँ होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न तो अब तैयार हैं आपके लिए, ये तो स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, चीज़ों को ध्यान देना है। अब आपको थोड़ा सा रिकैप चलना है। रिकैप ये देखना है कि क्षोभ मंडल को, इसी क्षोभ मंडल को परिवर्तनशील मंडल कहा गया है। इसी क्षोभ मंडल को परिवर्तनशील मंडल कहा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है। यहाँ गर्मी के मौसम में जो गैसें हैं ऊपर उड़ जाती हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक जाती हैं, और ठंडी के मौसम में वो गैसें नीचे रह जाती हैं। इसका मतलब क्षोभ मंडल की ऊंचाई नियत नहीं होती है, कभी घटेगी तो कभी बढ़ेगी, इसीलिए इसे परिवर्तनशील कहा गया। ध्यान देना है, यहाँ हमने बात की थी कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ, यानी धरा से, वसुंधरा से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, आपके तापमान में गिरावट आएगी। तापमान में क्या आएगी भैया? कमी आएगी। ये बात हम बोल रखे हैं, पहले भी ये बात कर चुके हैं। अब देखना जरा एक महत्वपूर्ण फिगर, ये चीज़ मैं आपके आंखों के सामने से थोड़ा हटा ही दूँ, इस बात को ध्यान देना आप। यहाँ तक का मामला आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं अगर बात करूँ कि ये आपका क्षोभ मंडल है, जहाँ पर ये बात हो रही है, सारी बातें आपके सामने रखने का प्रयास हमारा बना हुआ है। ये आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से आप ये मान के चलना, ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई कितनी थी क्षोभ मंडल की? 18 किलोमीटर। और मान लें ये आपका ध्रुव है, और ध्रुवों से ऊंचाई कितनी बताई गई? 8 किलोमीटर। ये चीज़, तापमान धीरे धीरे घटता जाएगा, एक समय इतना आएगा कि -80 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, और यहाँ ध्रुवों से -45 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। दोनों तापमान क्लियर कर लें। मैंने बात की है कि क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाएगा। यानी हम ये समझ चुके हैं कि गिरावट आती है क्षोभ मंडल में। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे आप तापमान में कमी पाओगे, और वो कमी क्षोभ मंडल की सीमा तक जाते जाते, जहां से समताप मंडल की शुरुआत होने वाली है, उस सीमा तक जाते जाते ये -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। अद्भुत है, यानी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। अब हमारा मस्तिष्क ये हमसे कहेगा कि क्या समताप मंडल में ऐसा होता है? क्या समताप मंडल में भी ये मामला बना रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखना जरा, यही मामला है, यही प्रश्न है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। जब आप समताप मंडल में आओगे तो लगभग 20 किलोमीटर तक तापमान नियत रहता है। कैसा रहता है? तापमान स्थिर रहता है। समझिएगा बहुत अच्छे ढंग से इसे, तापमान स्थिर रहेगा कब तक? लगभग 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है। इसका मतलब अब कुछ होने वाला है, परंतु 20 किलोमीटर के बाद
तापमान में अचानक वृद्धि होती है, अचानक वृद्धि होती है। इसका मतलब हुआ 20 में अगर हम 18 ये प्लस कर लें तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास हम पहुंच जाएंगे, या उससे ज़्यादा 38 किलोमीटर, मतलब ये पैमाना होता है। ध्यान देना, तापमान स्थिर रहेगा परंतु अचानक बढ़ेगा, इसी बात को ध्यान देना। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि समताप मंडल में लगभग 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है, परंतु इसके बाद अचानक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर वृद्धि होने लगती है। क्या लगेगी? वृद्धि होने लगती है। अब देखते हैं कितने लोग इसे मनोवेग से सुन रहे हैं। 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि होने लगती है। इसका मतलब हुआ अभी भी लगभग, जब आप 20 किलोमीटर आप तय कर लेंगे, अभी भी देखना 30 किलोमीटर के आसपास का दायरा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये 50 किलोमीटर पूरा है। यहां से 18 घटाएंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? केवल 32 किलोमीटर, और 32 में लगभग 20 किलोमीटर के आसपास तो दायरा ठीक ठाक है ना, सेम है। लेकिन इसके बाद स्पीड से बढ़ेगा, और इतने स्पीड से बढ़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। और जब इस स्पीड, इस गति से तापमान में परिवर्तन होगा तो जो ये समताप मंडल की सीमा है ना, इस पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अब अच्छे लोगों के दिमाग में, मेरा सर 0 पे लाके छोड़े हैं तो बढ़ाए कहाँ से? अरे भैया कहाँ नहीं बढ़ाए बताना। -80 से थे और 0 पे आ जाओ, इसका मतलब अद्भुत परिवर्तन हुआ है। वो भले ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे हैं आप, लेकिन -80 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आना अद्भुत है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अभिप्राय है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान में गिरावट आती है। हम समताप मंडल में 20 किलोमीटर के आसपास तक तापमान को स्थिर पाते हैं, परंतु इसके ठीक बाद 1 किलोमीटर के दायरे में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, और समताप मंडल की सीमा पर तापमान जो पहले क्षोभ मंडल पे -80 था, वो अब ये कितने में पहुंच चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ। अब आपके दिमाग में, आपके जहन में ये भावना जरूर आनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये बात क्यों हो गई, ये परिवर्तन क्यों हुआ? तो इसका एक कारण है, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका फैक्ट ये है कि ओजोन परत आपको कहाँ मिलेगी? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ मिलेगी? समताप मंडल में। ये जो ओजोन परत है, अभी इसके बारे में भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अभी बस इतनी बात समझ लें कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जिसकी वजह से यहां तापमान बढ़ने लगता है। ओजोन परत जो कि पृथ्वी से लगभग 30 से 32 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर मानी गई है, ध्यान देना, इसकी ऊंचाई लगभग 30 से 32 किलोमीटर के आसपास माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 18 से आपको और भी 12 किलोमीटर ऊपर जाना है। इसलिए हमने तो आपसे पहले भी कहा कि 20 किलोमीटर के आसपास जाने के बाद तापमान बढ़ेगा, तो वहां जाकर के आपको ओजोन की परत मिल जाएगी। ओजोन की जो परत है वो सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है। कारण और निष्कर्ष में हमारे एग्जामिनर महोदय ऐसा पूछ सकते हैं कि समताप मंडल का तापमान स्थिर रहता है, परंतु ओजोन मंडल के आसपास पहुंचने पर उसमें अचानक तीव्रता से वृद्धि होती है। इसका ठीक कारण क्या है? इसका ठीक कारण है कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है। कोई डाउट नहीं ना? इसका मतलब ये सारे काम, ये सारे क्रियाकलाप आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। हम जो समताप मंडल की बात किए, क्षोभ मंडल से तुलना करके आपको ये पूरा मामला समझाने का हमारा जो प्रयास रहा, ये सफलता की हद तक पहुंचा होगा, और मुझे लगता है कि आप इसे बखूबी समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखना जरा, तो जहां हम लोग समताप मंडल के तापमान वगैरह की बात कर चुके, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। समताप मंडल में आप हवाई जहाज उड़ाइएगा, लीजिए हवाई जहाज यानी एरोप्लेन कहाँ उड़ाए जाते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं कहाँ पर? यहीं
जहाँ हैं यहीं उड़ेंगे, हवाई जहाज यहाँ उड़ेंगे। और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना, ये पूछे गए प्रश्न हैं। और मूलाभ, ये बादल कहाँ बनेंगे, इनकी बात होगी। तो हम लोग इस पर चर्चा पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सीरस आब्लिक मूलाभ और मूलाभ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, पर्ल क्लाउड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी पूछा जाए तो सीरस या मूलाभ बादल या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। वैसे बादल वगैरह क्षोभ मंडल में बनते हैं, इसलिए ये स्टार बात है, ये स्टार बात है, स्टार प्रश्न है, स्टार लोगों के साथ शेयर है। सीरस मूलाभ, सीरस बादल या मूलाभ बादल या पर्ल ऑफ मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस मंडल से संबंधित है, तो वह है आपका समताप मंडल। यहाँ ये काम होगा। तो दो महत्वपूर्ण ये जो हिस्से मैं आपको समताप मंडल का बता रहा हूँ, समताप मंडल में तापमान आप देख ही पा रहे थे, नियत होता है, स्थिर होता है, लेकिन अचानक 20 किलोमीटर दायरे के बाद वो बदलता है। उसके ठीक नीचे आपके हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, क्योंकि तापमान नियत होगा ना, तो फिर मज़ा है उड़ाने में। तो ये तरीका है, इसलिए ऐसा काम होता है। देखना जरा, अभी हम लोग फिलहाल ये बात कर रहे थे ओजोन की। ओजोन परत इस समताप मंडल का सबसे बड़ा मसला है, और इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण बात को हम लोग निपटा ही लें। देखिएगा, ओजोन परत की बात कर लें ठीक ठाक ढंग से। ओजोन परत जो कि हमारी धरती से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाएगी। दूसरी बात, एग्जामिनर कभी आपको कंफ्यूज करे ओजोन मंडल लिख करके तो भ्रमित मत होइएगा। हमारे वायुमंडल का कोई ये भाग नहीं है, हमारा वायुमंडल 5 ही भागों में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ओजोन मंडल लिखने का मतलब था ओजोन मंडल है किसका हिस्सा, समताप मंडल का। इस बात को हमेशा ध्यान देना, नहीं तो फिर एग्जामिनर आपसे गलती करवा सकते हैं। तो ओजोन मंडल या ओजोन परत की बात हो तो आपका जवाब हमेशा समताप मंडल होना चाहिए। यहाँ देखिएगा, ये जो ओजोन परत है इसका यानी O3, इसका काम क्या है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, मैं सारी बातें लिखूंगा। पराबैंगनी किरणों का क्या करेगी, अवशोषण। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे होगा तापमान बढ़ जाएगा किसका, समताप मंडल का। इसलिए आपके सामने अभी हमने बताने का भी प्रयास किया, तापमान बढ़ जाता है किसका, समताप मंडल का। दूसरी बात ध्यान देना, अगर ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर आ जाती तो हमें त्वचा के कैंसर हो सकते थे, महत्वपूर्ण विकार हो सकते थे, विभिन्न प्रकार के जीव इस धरती से पलायन कर सकते थे, खतरनाक मामला हो सकता था। इस वजह से ये मान के चलें ये हमारी सुरक्षा कर रही है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर किसे, तो हमारा जवाब आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। 1913 में, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कुछ बातें यहाँ भी शेयर करते रहें। 1913 में फ्रांस के भौतिकविद थे, ये भौतिक जानकार थे, भौतिकविद। इसमें है एक नाम है फेबरी और एक नाम है हेनरी। फेबरी और हेनरी ने 1913 ईस्वी में खोज की किसकी, ओजोन परत की। फिलहाल बात ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं ओजोन परत की अभी फिलहाल, और ओजोन परत की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम समताप मंडल की लड़ाई लड़ रहे हैं, समताप मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को अपने साथ समाहित कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसी बात को जरूर ध्यान देंगे। 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेबरी और हेनरी ने ओजोन परत की खोज की। केवल खोज करना ना काफी रहा, हाँ ये बात लोगों के सामने आ गई कि एक परत है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, कुछ किरणें हमारे धरा पर नहीं आ पाती हैं। ठीक, ये बात यहाँ तक तो थी। इसके बाद देखते हैं 1928 से लगाकर 1958 तक ये डॉप्सन महोदय जो कि ब्रिटेन के थे, इनका बड़ा योगदान रहा। इसलिए कहानी जैसा सुनने पे बहुत कुछ सामने आता है। तो 1928 से 1958 तक डॉप्सन महोदय ने इस कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने इस कार्य को संपादित करने के लिए
फोटोमीटर जैसे यंत्र का प्रयोग किया और इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी शेयर की कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आकर के इसी ओजोन परत पर रुक जाती है, यानी ओजोन परत उसे हमारी धरती पर आने नहीं देता है। ये मामला सिद्ध होता है। डॉप्सन ने जब इसका प्रमाण दे दिया, इस पूरे धरती पर मौजूद इंसानों के लिए एक तोहफा था, उन्हें इसकी जानकारी हो गई, इसलिए इसका नामकरण हुआ कि आप पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं, इसलिए आपको हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहेंगे। ठीक, डॉप्सन ने यह काम किया इनके महत्व को देखते हुए, इनके महत्व को और इनके सम्मान में, इनके महत्व को देखते हुए इनके सम्मान में ओजोन की इकाई भी बना दी गई डॉप्सन। जब भी पूछी जाए ओजोन की इकाई क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? डॉप्सन। डॉप्सन इकाई ही ओजोन की इकाई मानी गई। क्लियर है ना? तो एग्जामिनर महोदय इससे भी बहुत बार मुखातिब रहे, बहुत बार ये प्रश्न पूछे। तो डॉप्सन इकाई बनाने वाले कौन थे? डॉप्सन नाम के ही वैज्ञानिक। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। जबकि ओजोन परत की खोज फ्रांस के भौतिकविदों ने की है, हेनरी ने की है, फेवरी ने की है, उनके द्वारा ये खोज हुई। लेकिन मजा मिला किसे? डॉप्सन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारा प्रमाण दिया, इन्होंने साक्ष्य दिया, और बगैर साक्ष्य के विज्ञान तो कुछ मानता ही नहीं है। तो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये जो इसके माध्यम से इन्होंने ये काम किया 1928 से लगा कर 1958 तक। क्लियर रहा? 1985 का दौर, 1985 का दौर था और यहाँ पर एक अद्भुत बात समझ में आती है लोगों को कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन में छिद्र हो गया है, यानी ओजोन परत में छिद्र हुआ है। ये बात आ गई, जबकि ये किताब वालों ने भी ऐसे ही लिख रखा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था, इसलिए मैं इसको गोला लगा रहा हूँ। ओजोन परत में वाकई में छिद्र वगैरह नहीं है, ओजोन परत वहाँ पतली हो गई है, जिससे वैज्ञानिक डर रहे हैं कि अगर भावी जीवन में, आने वाले समय में ये ओजोन परत वहाँ से हट गई तो क्या होगा? हट गई तो क्या होगा? ये गैस है, इसमें छेद होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये परत जो है ये पतली है, तो इससे बहुत ही खतरनाक मामले बन सकते हैं। बहरहाल अभी अंटार्कटिका महाद्वीप की बात हुई जहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो ऐसी जगह छिद्र हुआ है या ऐसी जगह पतली हुई है परत। लेकिन सबसे पहले प्रभावित होने वाले देश कौन आएंगे, ये बात ध्यान देना। तो पहला तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, इसके बाद ज़्यादा प्रभावित होने का खतरा किस पर बना हुआ है? न्यूजीलैंड पर। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस ओजोन परत के विनाशकारी प्रभाव से, ओजोन परत के जो हानिकारक, ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है, जो हम मनुष्य द्वारा बहुत कुछ इसमें हम भी जुड़े हुए हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। देखना, नेचर कभी कुछ बिगाड़ती नहीं है। हकीकत यह है कि हम मनुष्य उसके साथ जब छेड़छाड़ करते हैं तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। तो 1985 में ये सारा काम हुआ, इसीलिए 1985 में ही वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ेगा, वियना सम्मेलन होता है। वियना सम्मेलन 1985 में होता है, इसी ओजोन परत को लेकर के, ओजोन गैस के बारे में ही होता है। लेकिन ये बहुत खासा सक्सेस सम्मेलन नहीं रहा, लेकिन मजबूर होना पड़ता है सबको। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है, याद रखिएगा इसे, मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है ओजोन परत के ह्रास को लेकर के। और वहाँ बात की जाती है, वहाँ बात ये की जाती है कि आपके द्वारा कौन कौन सी गैसें, एक तो आप यूज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज में ला रहे हैं, एक तो मिथाइल ला रहे हैं आप यूज में, मिथाइल, एक तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ला रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक तो आप हैलोजन का भी खूब प्रयोग करते हैं। ये माना गया और वहाँ ये डिसाइड किया गया ये हानिकारक है, ये गैसें हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचा रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपके सामने हैलोजन। ये आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा, और भी कारक हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी वजह से ओजोन परत को ह्रास हो रहा है। वियना सम्मेलन ऐसे ही नहीं, वियना सम्मेलन हुआ, वहाँ भी रोकने की बात हुई। 1987 में जो सम्मेलन होता है ये बृहद स्तर का सम्मेलन था। 16 सितंबर 1987 को एक बृहद स्तर पर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ये बात होती है, इस सम्मेलन में ये बात की गई कि भाई देखिए, मामला जाएगा बिगड़। ओजोन परत अगर इस धरा से जरा सा भी नुकसान पहुंचाओगे तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी या हम सब कब भुगत जाएंगे, किसी को ये अनुमान नहीं होगा, और कितना भुगतेंगे हम। इसलिए
इन गैसों पर रोक लगाने की बात की गई, और खासकर किस पर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस यही है। एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि ओजोन परत के ह्रास में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड पहला विकल्प रहेगा, मान के चलना, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का दूर दूर तक ओजोन परत के ह्रास में कोई योगदान नहीं है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को दोषी समझते हैं। वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ना कि ओजोन परत के लिए। हम तैयार तो होते हैं, एग्जामिनर हमारे मस्तिष्क से खेल रहा होता है, उसे पता होता है कि अब कहाँ गलती करने वाले हो। तो ध्यान देना, ओजोन परत के ह्रास में कार्बन डाइऑक्साइड का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ओजोन परत के ह्रास में सर्वाधिक योगदान है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इस पर रोक लगाने की बात की गई। चलिए ठीक है, रोक लगाने की बात हो जाती है, लेकिन रोक कितना लगता है, कौन कितना किसी कार्य क्षेत्र के संपादन करने के लिए अपने आप को आगे लाता है, कौन सा देश इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन हाँ, ये हुआ। इसी वजह से आपको पता है कि 16 सितंबर को, आज भी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस पर सबसे पहले बात की गई। ओजोन दिवस अभी हाल फिलहाल 2022 में भी तो मनाया गया। 2022 में इसमें थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। कुछ भी प्रश्न आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं सारी बातों पर जिक्र कर रहा हूं। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये हमारे 2022 की थीम थी। 16 सितंबर यानी ओजोन दिवस मनाने के पीछे ये महत्वपूर्ण थीम दी गई, और इस योजना के तहत लोगों के सामने आज भी हम दिवस इसलिए मनाते हैं जिससे आपकी जागरूकता बनी रहे, आप उस कार्य क्षेत्र का संपादन, उस कार्य दायित्व का निर्वहन अच्छे से करें। इस उद्देश्य से ये सारा काम होता है। क्लियर है? तो बातों को तो आप समझ पा रहे होंगे। देखना, तो ये जो हानिकारक है ये गैस है। हमारे एग्जामिनर महोदय ने ये पूछा, अरे भाई इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम सर्वाधिक प्रयोग में कहाँ लाते हैं? तो ध्यान इसमें देना, अपनी दैनिक सुविधाओं के लिए हम बात करें, अपनी दैनिक सुविधाओं के लिए हम मनुष्य क्या क्या निकाल रहे हैं, अपनी दैनिक सुविधाओं के लिए हम मनुष्य क्या क्या निकाल रहे हैं, पता नहीं है यार हम क्या क्या बिगाड़ रहे हैं, पता ही नहीं हमें। अपनी दैनिक सुविधाओं के लिए हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं हम क्या क्या बिगाड़ रहे हैं। देखना, आपने यूज किया रेफ्रिजरेटर, कौन नहीं यूज कर रहे हैं लोग। आपने एयर कंडीशनर खूब यूज किया, एयर कंडीशन चीज़ों को, यानी एयर कंडीशनर चीज़ों को आप यूज में ला रहे हैं, प्लास्टर ला रहे हैं, फोमिंग प्रकार के रंग का प्रयोग कर रहे हैं। प्लास्टर का विशेष प्रकार का प्लास्टर होता है, फोमिंग रंग का प्रयोग करते हैं आप। इन सब चीज़ों के प्रयोग से आपके प्रयोग होने वाली ये घरेलू सामान है, इनका यूज आप कर रहे हैं, और बहुतायत मात्रा में इनका यूज हो रहा है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज कर रहा है। इसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारी ओजोन परत के लिए हानिकारक है। 16 सितंबर 1987 को बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो पाबंदी तो लग जाएगी, रोटी नहीं खाएंगे तो चावल खाना पड़ेगा, कुछ तो उपाय लाना पड़ेगा, कुछ तो ये काम करना पड़ेगा। इस तरह ऐसा नहीं होगा तो क्या करें फिर हम। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक विकल्प तैयार करिए, और वो विकल्प क्या था यह भी आपके एग्जामिनर पूछ चुके हैं। HCFC यानी हाइड्रो लगा दीजिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? इसका अब आप यूज करें, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करें। तो एग्जामिनर कभी भी आपसे प्रश्न करें कि CFC का विकल्प क्या बनाया, तो HCFC बनाया है, CFC का विकल्प SCFC। लेकिन आपको ये बातें पता चल गई कि ओजोन परत से हानि क्या है, ओजोन परत हमें मिलेगा कहाँ, समताप मंडल इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हवाई जहाज ही उड़ाना इसका सबसे बड़ा कारण नहीं है। यहाँ पर देखिए मूलाभ मेघ, मदर ऑफ फल, क्लाउड भी मिलते हैं। सबसे खास बात यहाँ पृथ्वी की सुरक्षा कवच मिलती है। सबसे खास बात रही ओजोन परत की, सर्वाधिक खास बात रही इस ओजोन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी की। ये क्लास इंपॉर्टेंट रही आपके लिए इस दृष्टिकोण से, क्योंकि समताप मंडल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आप समझ चुके हैं, इन बातों को आप समझ चुके हैं। कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो वीडियो थोड़ा सा रिकैप कर लिया करिए, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, और ये मान के चलें कि आपको
हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को करने में आनंद आ रहा है और आप इस तैयारी को बेहतर कर पा रहे हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको सारी चीज़ें, इसलिए मैं हर मंडल की वो महत्वपूर्ण जानकारी अलग अलग से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपकी सफलता में बिल्कुल निसंदेह ना हो, कोई संदेह ना हो, किसी प्रकार की हेजिटेशन ना हो, आप जीतें। मेरी उम्मीद, मेरी शुभकामनाएं, मेरा विश्वास यही है कि आपकी जीत हो और आप अपने चैनल के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी काम ये कर सकते हैं, ये दायित्व तो अपना निर्वहन कर सकते हैं तो करिएगा। और अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।